हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोगों? सभी अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भाई एक तो आज की बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है कि आपके लिए स्कूल ओपन हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम हो गया। और आप मतलब अभी जो स्कूल खुल रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ होगी, जैसा कि मुझे लग रहा है। कल से ही बच्चों के मैसेज पे मैसेज कि सर ये न्यूज़ ऑथेंटिक है क्या, क्या सर ये न्यूज़ ऑथेंटिक है क्या ना। बहुत सारा मतलब कितना एक्साइटमेंट उन बच्चों के अंदर है, ठीक है भाई। तो जितना आपको है भाई उतना ही हम भी एक्साइटमेंट है कि स्कूल खुले और हम फेस टू फेस अपनी टीचिंग करें, ऑफलाइन बिल्कुल, क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में। और कोई भी डाउट वगैरह होती है तो हम फेस टू फेस अपने कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके स्कूल खुल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर भाई, है ना। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दंत की संरचना, कल हमने केवल नोट्स लिखे थे। और उससे पहले जो हमने दंत के बारे में जो कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो कल हमने ली। जैसे दांतों के प्रकार कितने होते हैं, कैसे उनकी संख्या होती है और किस किस प्रकार के वहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको रिवाइज भी किया होगा और लर्न भी कर लिया होगा, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई कृंतक दंतों की संख्या कितनी होती है, रदनक की संख्या कितनी होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। और वहाँ डेंटल फॉर्मूला आपको याद होगा, 2123/2123 मल्टीप्लाई 2। और बच्चों का भी आपको याद होगा 2102/2102 मल्टीप्लाई 2, है ना। ये सारा कुछ कल हमने पढ़ के चले थे भाई, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दंत की संरचना रहेगा भाई, दंत की संरचना, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारा ये दंत होते हैं, जो दांत होते हैं, इनकी देखने में संरचना किस प्रकार की होती है, या कौन कौन से भागों से मिलकर ये हमारे दांत बने हुए होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें इसके डायग्राम के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आखिर एक दंत की संरचना किस प्रकार बनाई जाती है। मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए। अभी केवल आपको समझना है कि मैं किस प्रकार डायग्राम बना रहा हूं, आपको मेरे साथ डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है भाई। मैं आपको टाइम दूंगा डायग्राम बनाने के बाद, तो आप तभी डायग्राम बनाना। पहले मेरा तरीका देखो कि हम किस प्रकार एक टीथ का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनना है केवल आपको। क्लियर दिख रहा है ना आपको? चलिए, अच्छा दिख रहा है तो सुनना भाई। कैसे कैसे मैं बनाता हूं उसी हिसाब से आपको बनाना है बाद में। पहले आप सीखना केवल। सबसे पहले हमें इस प्रकार की संरचना, ऐसे, ठीक है भाई, ये बनाना है ऐसे। एक कप शेप आकृति यहां हमें बना के चलनी है। सबसे पहले कप शेप, देखो बिल्कुल कप जैसी आकृति है भाई, कप जैसी आकृति बन रही है ये। तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार की संरचना बनानी है ऐसे। तो ये कपनुमा आकृति तो हम आराम से बना सकते हैं भाई, बिल्कुल यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम अरे चलो ऐसे रहने देते हैं इसको, इस प्रकार, ठीक है भाई। ऐसे कर देंगे, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना,
इस प्रकार की संरचना तो हम सभी बच्चे बना सकते हैं ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक कप जैसी आकृति बनानी है और उसमें इस प्रकार की संरचना देनी है। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहां सेंटर में फिर बीच में अलग पेन से ड्रॉ में अलग चौक से मैं ड्रॉ कर देता हूं। फिर आपको एक ऐसी संरचना, समझ पा रहे हैं, ऐसे। अब ये जो संरचना है इस प्रकार जाएगी और इसको टच कर कर, देखो इस वाले वाइट जो है इसको टच करके ऐसे देख लेता हूं मैं, आपको कहां तक दिख रहा है, शायद पूरा दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। अब सही दिख रहा है आपको ना, ठीक है भाई। चलिए, थोड़ा सा ये टेढ़ा सा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात हो गई। इस प्रकार हम बना सकते हैं। फिर एक संरचना और ऐसी ही करनी है आपको, देखो बिल्कुल इसी प्रकार, ऐसे ऐसे भाई, ठीक है। इसको डबल करना है लाइन को, और ये लाइन बिल्कुल इस प्रकार रहेगी। इसको भी बिल्कुल इसी के सीध में ले आइए, चाहे आप ऐसे। इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। बोलो, कर सकते नहीं कर सकते? बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल डायग्राम बन रहा है ये दंत का ना, आराम से। केवल इसका कंसेप्ट आपको समझना है, इतना काम हम आराम से कर देंगे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये बैंगनी कलर से फिर एक संरचना चल रही है भाई, आप देख पा रहे हैं संरचना को। इसके साइड साइड में पूरी संरचना चल रही है। देखो, आप इस डायग्राम को ज्यादा क्लियर देखना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे करना, सुनो, जब ये जैसे डायग्राम बन जाए तो आप अपनी वीडियो को 1080 पिक्सल है ना, वहां तक इसकी कैपेसिटी है, 1080 पिक्सल या 720 पिक्सल पर एक बार चलाकर, है ना, और उसको रोककर ये डायग्राम पूरा क्लियर आ जाएगा उस समय, ठीक है। उस समय इसका स्क्रीनशॉट लेना आप, है ना, तब आपको पूरी जो चीजें, वो जो कलरफुल संरचना है वो पूरी आपको वहां पर क्लियर दिखाई देंगी, है ना। तब इसका आप डायग्राम बनाना। फिर एक आप व्हाइट कलर से संरचना यहां पर चलेगी ऐसे, सबके नामकरण वगैरह हम देखेंगे अभी। इस प्रकार समझ रहे हैं आप, ऐसे। इसको भी मैं फिलअप कर देता हूं। यहां पर हमारी ये जो आपको धमनी सिरा दिख रही है, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में क्या चीज होती है ये। ऐसे यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। और जो ये हमारे वाइट कलर की संरचना है, इसको हम पूरा फिलअप कर देते हैं इस प्रकार। ये इस प्रकार पूरी भरी हुई होती है भाई।
ये बताऊंगा मैं क्या चीज़ है, ये सारा कुछ हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह आपका टोटल एक दंत है। क्या है भाई? यह एक दंत की स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ डायग्राम। अब हम एक एक करके अपने दंत की संरचना को समझते हैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, और फिर इसका हम नामकरण करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्या आप दंत का डायग्राम बनाना सीख गए? मैं आपको लास्ट में फिर एक बार और रिवाइज कराऊंगा इसको, दंत की संरचना को बनाना केवल। ठीक है, चलिए अब आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, और जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं उस हिसाब से हम अपने इस दंत की संरचना को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, सुनिए। तो जो हमारा एक दंत होता है वह एक कठोर संरचना है। बोलो, कठोर संरचना होती है नहीं होती? होती है ना, दंत एक कठोर संरचना है। ठीक है, इस दंत के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं भाई? 3। सबसे पहले मैं बात करूं तो यह पार्ट आपको दिखाई दे रहा है शिखर। क्या दिखाई दे रहा है भाई? शिखर, जिसको आप बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं इसको? क्राउन बोलते हैं शिखर को। क्या बोलते हैं? क्राउन। ठीक है, तो दांत का जो ऊपरी पार्ट होता है, जो ये यहां से यहां तक जो आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो इस स्थान से ऊपर वाला जो भी पार्ट है, वो पार्ट दांत का कौन सा भाग होता है भाई? शिखर भाग होता है। जैसे हम इंग्लिश में क्या बोल के चलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। तो बोलो इसमें क्या दिक्कत है? क्राउन समझ में आया कि नहीं आया आपके? ठीक है, क्राउन हो जाएगा। बोलो, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है मैंने कैमरे को, ताकि अब आपको और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, है ना, और सारे जो शब्द हैं वो हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं भाई, जो सबसे पहला जो भाग होता है दंत का, वो होता है शिखर, और इस शिखर को हम बोलते हैं भाई क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। तो यदि मैं आप देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक जो हमारा दंत होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह ऊपर वाला जो पूरा भाग है वो दंत का शिखर भाग होता है, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट की मैं बात करूं, ये केवल आपको जो यहां वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये होती है ग्रीवा। क्या होती है भाई? ग्रीवा, है ना। और जो ये ग्रीवा, देखो सुनिए, ये ग्रीवा वाला जो पार्ट है वो यहां से और यहां तक का है केवल। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जहां जहां मेरी उंगलियां चल रही हैं, यह पार्ट ग्रीवा पार्ट है। ग्रीवा बोलते हैं गर्दन जैसी संरचना को। ठीक है, तो ग्रीवा क्या होता है? अच्छा, ग्रीवा के जस्ट नीचे जो ये पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पार्ट है आपकी जड़। क्या है भाई? जड़, या जिसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलेंगे इसको? पूरी को रूट बोलेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक जो दंत होता है उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे हम क्राउन यानी कि शिखर बोलते हैं, और शिखर और जड़ के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रीवा बोलते हैं। और जो जड़ होती है वो जबड़े के अंदर धसा हुआ पार्ट होता है, जड़, तो ये रूट होती है। तो आपको दांत के 3 भागों के बारे में पता चला कि नहीं पता चला? ठीक है, तो ये तो होते हैं दंत के 3 भाग। सबसे ऊपरी पार्ट को आप क्या बोलेंगे? क्राउन यानी कि शिखर। शिखर और जड़ के बीच वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे? ग्रीवा। और जो जबड़े के अंदर धसा हुआ पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं क्या भाई? रूट यानी कि जड़। तो ये 3 भाग आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भाई जो दंत के केंद्रीय भाग में, अब नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है, ये आपका पूरा एक दांत है, इसके केंद्रीय भाग में एक कैविटी होती है। एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है। ये रही गुहा जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है। इस कैविटी को हम बोलते हैं पल्प कैविटी यानी कि मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं हम इसको भाई? पल्प कैविटी यानी कि मज्जा गुहा। तो ये आपको दिख रही है, ये रेड कलर की जो संरचना है ये दांत के बिल्कुल सेंटर में है।
इस सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं भाई? पल्प कैविटी। अब दांत के अंदर जो इंपॉर्टेंट संरचना है वो केवल पल्प कैविटी है। क्यों है? उसके पीछे एक रीजन है, जरा ध्यान से सुनना कि ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ये कैविटी जो मैंने फिलअप कर रखी है एक लाइट रेड कलर से, इस पूरी कैविटी को आप बोलते हैं पल्प कैविटी या मज्जा गुहा। इस मज्जा गुहा में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जैसा कि आपने पढ़ा था कि इस मज्जा गुहा में इंपॉर्टेंट होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या होती है भाई? ओडोंटोब्लास्ट सेल, ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनी, और नर्व सेल, है ना। इस ये जो पल्प कैविटी आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें मैंने इस प्रकार की ब्लू कलर से कुछ स्ट्रक्चर बनाई है। ये आपकी तंत्रिका कोश का, ये आपकी तंत्रिका कोश का और धमनी वगैरह है या रुधिर वाहिनी है, और यहाँ पर आपकी ओडोंटोब्लास्ट कोश का है। तो यदि मैं आपसे कहूँ आपको कैसे याद करना है कि दंत के केंद्रीय भाग में, दंत के केंद्रीय भाग में एक कैविटी होती है, एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है। इस कैविटी को हम पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। कौन सी कैविटी के नाम से जानते हैं भाई? पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस पल्प कैविटी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन सी संरचना होती है? आप बोलेंगे सर पल्प कैविटी में ओडोंटोब्लास्ट सेल यानी कि दंत कोश का, रुधिर वाहिनी और तंत्रिका कोश का आदि प्रेजेंट होती है। कौन सी कैविटी में भाई? मज्जा गुहा में या पल्प कैविटी में। तो ये पल्प कैविटी वाला सिस्टम आपका क्लियर है। केवल क्या कहना है आपको? केवल इतना कहना है कि ये जो दंत है इसके सेंटर वाले पार्ट में बिल्कुल बीचों बीच में एक कैविटी है, उसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। और इस पल्प कैविटी में ओडोंटोब्लास्ट सेल, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल आदि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती हैं, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है ना, ओडोंटोब्लास्ट, इन ओडोंटोब्लास्ट को हम हिंदी में बोलते हैं दंत कोश का। क्या बोलते हैं भाई? दंत कोश का। तो ये ओडोंटोब्लास्ट सेल एक इंपॉर्टेंट पदार्थ का निर्माण करती हैं, और वो पदार्थ होता है डेंटिन। कौन सा होता है भाई? डेंटिन पदार्थ होता है। आपको जो ये, कहाँ गया डस्टर? आपको जो ये डेंटिन क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहले आप इतना याद रखिए कि इस डेंटिन का स्रावण कौन करता है। तो आप बोलेंगे सर इस डेंटिन का स्रावण पल्प कैविटी में उपस्थित ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं, दंत कोशिकाएं करती हैं। तो ये जो आपको पूरी संरचना दिखाई दे रही है, खाली ये जो पूरी जहां ये मेरी उंगली चल रही है देखो ऐसे, ये पूरा की पूरा पार्ट क्या है भाई? डेंटिन वाला पार्ट है। मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है? ये डेंटिन है। ये क्या है? ये सब की सब डेंटिन है। ये तो रूट वाला पार्ट है। ठीक है। तो ये डेंटिन है। तो जो डेंटिन पदार्थ होता है, अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि डेंटिन का स्रावण कौन करता है, तो आप बोलेंगे सर डेंटिन का स्रावण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। कौन सी कोशिकाएं करती हैं भाई? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं करती हैं, जिन्हें हिंदी में दंत कोशिकाएं कहा जाता है। अब ये डेंटिन क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं, आपके दांत का निर्माण जो संरचना करती है वही डेंटिन है। आप बोलेंगे कि ओडोंटोब्लास्ट सेल जो पल्प कैविटी में उपस्थित होती हैं वो डेंटिन का स्रावण करती हैं, और डेंटिन ही किसका निर्माण करता है भाई? हमारे पूरे दंत का निर्माण करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो पता चल गया आपको डेंटिन क्या है। आपको ये वाले पार्ट मालूम चल गए कि ये कौन कौन से पार्ट हैं। कुछ नहीं है दांत में, कुछ नहीं है, नथिंग, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक केवल हमने ये पढ़ा कि एक दंत के केवल 3 भाग होते हैं। हम जानते हैं दंत का ऊपर का भाग जो हमें दिखाई देता है वो क्राउन या शिखर कहलाता है, और दंत का जो भाग जबड़े के अंदर स्थित रहता है वो रूट कहलाता है, और रूट और शिखर के बीच वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। तो कितना सिंपल है। 3 पार्ट हो गए। आप बोलेंगे सर दंत के केंद्रीय भाग में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम पल्प कैविटी कहते हैं, और पल्प कैविटी के अंदर ओडोंटोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल आदि
प्रेजेंट होती हैं, और इसमें जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वो एक डेंटिन पदार्थ का स्रावन करती हैं, और जिससे हमारे दंत का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। समझ में आई कि बात नहीं आई? आगे चलें, ठीक है। अब मैंने क्या क्या कहा कि जो ये हमारी पल्प कैविटी होती है, अच्छा डेंटिन पे बात चल रही, यही मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि डेंटिन जो होता है, डेंटिन, इस डेंटिन के ऊपर एक कोशिका होती है एमिलोब्लास्ट। एक एमिलोब्लास्ट नाम की कोशिका होती है। वो कोशिका इस डेंटिन नामक संरचना के ऊपर, एक वाइटिश, एक सफेद कलर के पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनेमल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो दांत का रंग व्हाइट दिखाई देता है, जो आपको दांत दिखाई देते हैं, वो केवल आपको कौन सा पार्ट दिखाई देता है? केवल और केवल इनेमल ही आपको दिखाई देता है। आपको दांतों को बाहर से देखने पर केवल कौन सा पार्ट दिखाई देता है? केवल इनेमल दिखाई देता है, ये वाला, ये इनेमल पार्ट है। और इस इनेमल को हम बोलते हैं हिंदी में दंतवल्क। क्या बोलते हैं? दंतवल्क। ये इनेमल एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। यो मान लीजिए एक कैप चढ़ा हुआ है, केवल एक टोपी चढ़ी हुई है, किसके ऊपर? डेंटिन के ऊपर। तो देखो, डेंटिन का निर्माण तो किया था ओडोंटोब्लास्ट कोशिका ने, क्लियर। और इस डेंटिन के ऊपर एमिलोब्लास्ट नाम की कोशिका ने, ये सन 1998 में नीट EIPMT में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कोशिकाएं एनिमल का स्रावन करती हैं? तो आपका आंसर आएगा एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं भाई? एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं एनिमल का स्रावन करती हैं। अरे जो आपको ये व्हाइट पदार्थ दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट दांत, यही एनिमल है, ठीक है। और हम जब दांतों को देखते हैं तो केवल हम एनिमल को ही देख पाते हैं, अन्यथा और कोई संरचना हमें दिखाई नहीं देती। एक रूट आप एक ग्रीवा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एनिमल वाला सिस्टम पता चल गया क्या है। एनिमल, डेंटिन के ऊपर एक कैपनुमा संरचना होती है, जो व्हाइटिश पदार्थ है, जो व्हाइट पदार्थ है, और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो इसके बराबर हार्ड हो, जो इसके बराबर कठोर हो। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो दांतों का एनिमल वाला पार्ट है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, हड्डियों से भी कहीं ज्यादा मजबूत। कौन सा पार्ट? एनिमल, ठीक है भाई। तो ये एनिमल के बारे में आपको बात समझ में आ गई। तो ये पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट मैंने बनाया हुआ है, ये सब की सब एनिमल वाला पार्ट है, और इसके अंदर है डेंटिन। तो आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे ये एनिमल इस डेंटिन के ऊपर एक कवर हो, केवल एक कवर जैसी संरचना है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलें। तो ये जो पल्प कैविटी होती है, इस पल्प कैविटी में नीचे की तरफ, इस पल्प कैविटी में जब आप जाएंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ छिद्र होते हैं, यहाँ पर छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम एपिकल पोर या शीर्ष छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एपिकल पोर या शीर्ष छिद्र कहते हैं। तो वो ये कहता है कि भाई पल्प कैविटी के आधारीय भाग में, पल्प कैविटी के आधारीय भाग में एक छिद्रनुमा संरचना होती है। इस छिद्र को हम शीर्ष छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इन छिद्रों को? शीर्ष छिद्र। और ये ऐसे छिद्र हैं जहां से धमनी, शिरा, तंत्रिका कोशिका ये प्रवेश करेंगी हमारे किसमें? हमारे पल्प कैविटी में। भाई जो धमनी और शिरा होती है ना, धमनी है, शिरा है, तंत्रिका कोशिका है। देखो मैं आपको बता दूं, धमनी तो शुद्ध रक्त को लेके जाएगी, शिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर आएगी दांत से, और तंत्रिका कोशिका जो सूचना दांतों के पास पहुंचानी होगी उस सूचना को पहुंचाएगी, है ना।
या तो कोई आदेश पहुंचाएगी और सूचना को लेके आएगी। तो ऐसे काम होते हैं भाई तंत्रिका कोशिका, धमनी और रुधिर शिरा के। तो ये सारा कुछ इसके पास जाना चाहिए ना, दांतों के पास, ठीक है। तो धमनी, शिरा और तंत्रिका कोशिका जो पल्प कैविटी में होती हैं वो कहां से प्रवेश करती हैं दंत में? इसके नीचे एक छिद्र होता है जिसे हम शीर्ष छिद्र कहते हैं, यहां से ये प्रवेश करती हैं भाई पल्प कैविटी में। क्लियर है ना। अब एक पॉइंट और मेरा जरा ध्यान से सुनिए। ये सारी बातें हो गई, इनेमल के बारे में हमने पढ़ा, डेंटिन के बारे में हमने पढ़ा, पल्प कैविटी के बारे में हमने पढ़ा। अब यहां पर आपको एक बैंगनी कलर से बीच में संरचना दिखाई दे रही है, देखो ये वाली है ना। इस वाली संरचना को हम बोलते हैं क्या? सीमेंट। क्या बोलते हैं भाई? सीमेंट। तो ये सीमेंट क्या चीज है मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दांत होते हैं जबड़े के गर्त में एक संरचना के द्वारा स्थित रहते हैं और उस संरचना का नाम है सीमेंट। सीमेंट है ना। और उसके सीमेंट के बाहर आपको एक वाइट कलर की लेयर और दिखाई दे रही है, वाइट कलर की लेयर, देखो ये वाली। तो इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिडोंटल परत। क्या बोलते हैं? पेरिडोंटल परत, वाइट इस लेयर को। देखो मैं आपको यहां पे इसका एक ड्रॉ करूं तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये तो डेंटिन वाला पार्ट है और इसके अंदर ये पल्प कैविटी की बात आ रही है, ये पल्प कैविटी वाली सिरा आ रही है, ये पल्प कैविटी। ये देखो ये पूरा पार्ट हो गया डेंटिन का, ये वाला देखो, ठीक है। इसके बीचों बीच में ये आ रही पल्प कैविटी वाली, ठीक है। अब इसके बाहर, अब आप समझना, अब इसके बाहर एक और लेयर होती है, ऐसे मैंने बना दी। तो ये लेयर जो मैंने अब बनाई है ये होता है सीमेंट। और इस सीमेंट के भी बाहर, इस सीमेंट के भी बाहर एक और लेयर मैंने बना दी। तो इस लेयर को आप बोलेंगे पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो पेरिडोंटल होती है। कौन होती है भाई? पेरिडोंटल। और यहां पर आपकी पूरी अस्थि भी होती है, अस्थि। देखो ये मैं ऐसे येलो कलर की कुछ संरचना यहां पे बना रहा हूं ना, तो ये आपकी हड्डी वाला पार्ट है भाई। हड्डी में ही तो, हड्डी के में गर्त में तो दशा रहता है ये। तो ये अस्थि ये वाला पार्ट है जो मैं गोले गोले से कर रहा हूं ना, ये समझ लेना ये हड्डी में धसा हुआ है आपका गर्त, वो सॉरी जबड़ा। अरे यार मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, जबड़ा नहीं, रूट। दांत की जो रूट है वो किसके अंदर धसी हुई है? जबड़े की अस्थि के अंदर। तो मैंने पीले कलर की जो संरचना बना दी है, मैं इसको कह सकता हूं कि ये अस्थि है भाई। क्या है? अस्थि, यानी कि हड्डी, ठीक है। तो जो हमारे दंत होते हैं वो कौन सी संरचना के द्वारा जबड़े के अंदर स्थित रहते हैं भाई? सीमेंट के द्वारा। तो आपको पूरा सीमेंट ऐसे यहां से यहां तक पूरा दिखाई दे रहा है सीमेंट, ठीक है। और जो अब आपको ये वाइट कलर की संरचना ये उभरी हुई दिखाई दे रही है ना, यही आपके होते हैं जबड़े। क्या होते हैं भाई? सॉरी, मसूड़े। मसूड़े क्या होते हैं भाई? मसूड़े। समझ में आ गई मेरी बात? क्या है ये? मसूड़े हैं जो जबड़ों में होते हैं। अरे जबड़े में ही तो होते हैं भाई ये, तो वैसे हम इसको मसूड़े बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके मसूड़े हैं, आप इनको जबड़े से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबड़ा भी आप मान सकते हैं। ये जबड़ा होता है पूरा ही, और जबड़े के पास मसूड़े होते हैं, और मसूड़े में हमारे दंत उपस्थित हैं। तो यह मान लीजिए यह एक मसूड़ा हुआ, है ना, जिसको हम गम बोलते हैं, गम, GUM, गम मीन्स मसूड़े, ठीक है। तो ये होती है आपकी दंत की संरचना, पूरी दंत की संरचना, ठीक है। तो अब आप ऐसे कीजिए, एक बार इसको 1080 पर लेकर अभी चलाकर और फिर इसको जूम करके फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना, तब इसका डायग्राम बनाना आप अपनी कॉपी के अंदर, है ना। अभी मैं हट रहा हूं, बनाइए फटाफट।
स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। एक 1080 पिक्सल पे कर लेना, 720 पे कर लेना। अरे एक बार करना केवल, जैसे ही डायग्राम क्लियर दिख जाए तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आराम से बनाना। अभी तो ऐसे तो टाइम लगेगा इसको बनाने में, आराम से बनाना बाद में, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये दंत की संरचना समझ में आ गई? एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दूं कि आखिर दंत की संरचना में हमें क्या पढ़ना है। जरा दोबारा ध्यान से देखो, सुनिए। दंत एक कठोर संरचना होती है, बिल्कुल होती है। इस दंत के 3 भाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर का भाग होता है शिखर, सबसे नीचे का भाग होता है जड़, जो मसूड़ों के अंदर या जबड़ों के अंदर स्थित रहता है, और दोनों के बीच वाला पार्ट होता है ग्रीवा। क्या होता है भाई? ग्रीवा। तो ये वाला पार्ट ग्रीवा है। तो सबसे पहले आपको दांत के तीनों भागों के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, दंत के केंद्रीय भाग में एक क्या होती है? कैविटी होती है, और इस कैविटी को आप क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी या मज्जा गुहा बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि पल्प कैविटी के अंदर कौन कौन है? आप बोलेंगे सर पल्प कैविटी के अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल आदि प्रेजेंट होती हैं। बिल्कुल होती हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि पल्प कैविटी के आधारीय भाग में, पल्प कैविटी के आधारीय भाग में एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम शीर्ष छिद्र कहते हैं, और इसी शीर्ष छिद्र से रक्त वाहिनी और तंत्रिका वाहिनी इसके अंदर क्या करती हैं भाई? प्रवेश करती हैं और बाहर भी निकलती हैं, ठीक है। मैंने कहा हुआ है ना, रुधिर संवहन व तंत्रिका संवहन दिया जाता है शीर्ष छिद्र से। इसका मतलब रुधिर वाहिनी इसके अंदर भी आएंगी, बाहर भी निकलेंगी, ऐसे। तो ये पल्प कैविटी क्लियर। फिर मैंने कहा कि जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिका हैं, जिन्हें दंत कोशिका कहते हैं, वो एक पदार्थ का स्रावण करती हैं, और उस पदार्थ का क्या नाम है भाई? उस पदार्थ का नाम डेंटिन है। क्या है? डेंटिन। और डेंटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे पूरे दांत का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा दांत किससे बनता है, तो आप बोलेंगे डेंटिन से बनता है। किससे बनता है? डेंटिन से। और ढका हुआ किससे होता है? एनेमल से, ठीक है। तो डेंटिन से बनता है हमारा पूरा दंत। अब इस डेंटिन के ऊपर एक हमारी कोशिका होती है एमिलोब्लास्ट, और ये एमिलोब्लास्ट जो कोशिका है, देखो डेंटिन की जो परत होती है ना, डेंटिन की परत, यहां पर एमिलोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं होती हैं। और ये एमिलोब्लास्ट जो कोशिका है वो एक पदार्थ का स्रावण करेंगी, व्हाइटिश लेयर का जो सबसे हार्ड पदार्थ होता है, और उसे हम बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं? एनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। अरे आपको जो दांत दिखाई दे रहे हैं ना व्हाइट कलर के, ये केवल आपको एनेमल दिखाई देता है। ये कैप है, ये टोपी है केवल, इसके अंदर है डेंटिन, पल्प कैविटी वगैरह, ठीक है। समझ गए अब आप? तो एनेमल के बारे में पता चल गया आपको, है ना। और जो हमारे दांत होते हैं वो सीमेंट नाम की संरचना के माध्यम से हमारे जबड़ों के मसूड़ों के गर्त में स्थित रहते हैं। इतनी बात है हमारे दंत के बारे में, ये पढ़ना है केवल हमें। तो बोलो क्या दिक्कत है आपको दंत के बारे में भाई, बताओ। मुझे नहीं लगता आपको शायद किसी भी पॉइंट में यहां पर डाउट होगा कि हम दंत को पढ़ नहीं सकते क्या। बोलो, बहुत ईजी है ना, आराम से कर लेंगे ना आप इस दंत को, ठीक है। एक बार रिवाइज के तौर पे मैं इसका हल्का सा डायग्राम बनाना आपको सिखा दूं, रिवाइज के तौर पे, है ना। 2-1 मिनट और लूंगा। देखिए इधर ध्यान देना, मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस प्रकार कप जैसी संरचना बनाओ, ऐसे। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, देखो ऐसे ऐसे कप जैसी आकृति बना लेंगे। फिर एक संरचना और बनाइए आप, इसको इससे टच करते हुए लाइए। अब ये कप जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे। देखो ये संरचना आपको सबसे पहले बनानी है, मेन चीज है ये।
ये संरचना आपको सबसे पहले बनानी है ऐसे, इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको बीच में और ये संरचना ऐसे करनी है, एक दोबारा से फिर ऐसी संरचना बनानी है, इसको आपको फिर ऐसे घुमाना है और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देना है डबल करके। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? बस बन गया आपका दंत, कुछ नहीं है फिर इसमें। ये आपके मसूड़े वगैरह हो गए, ग्रीवा वाला पार्ट। यहां आप अपनी लेयर वगैरह बना देंगे और इसका नामकरण करेंगे। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? मुझे तो बहुत सिंपल लगता है भाई। तो ऐसे आपको बनाना है दंत। तो ये आपकी कंप्लीट हुई मुख गुहा, वक्कल कैविटी। अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इसी पार्ट में ज्यादा टाइम लगता है। अब तो आपके छोटे छोटे से पार्ट हैं जो ग्रसनी ग्रसका वाले पार्ट हैं, उनको तो हम एक दो दिन में ही पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें आपको वक्कल कैविटी जो है वो पूरा कंप्लीट मैंने किया है, जिसमें मैंने आपको टंग के बारे में और दंत के बारे में, दोनों संरचनाओं के बारे में फुल डिटेल से बताया है। तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ का लर्न होना चाहिए भाई, ठीक है? समझ पा रहे हैं? और कल से मैं एक नया सिस्टम लागू कर रहा हूं कि अपनी वीडियो में लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा करूंगा जो अपने नीट एम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है भाई? कल से मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा करूंगा, ठीक है भाई? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना? अरे कोई बात नहीं, अरे कहावत सुनी होगी ना आपने, कल करे सो आज करे और आज करे सो अब, और पल में पल्ले होगी बहुरी करोगे कब। बहुरी मीन्स फिर कब करोगे। चलिए भाई, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए मैं आज से ही क्वेश्चन देना आपको प्रारंभ कर देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना भाई, सभी बच्चों को, ठीक है? यदि आपने मेहनत की है तो सभी बच्चे कृपया करके, ये मेरी बात मानना, आप सभी भाई कृपया करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? मैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे देना। आपकी क्वेश्चन है भाई, टॉन्सिल का कार्य। क्वेश्चन क्या है? टॉन्सिल का कार्य बताओ, टॉन्सिल का कार्य। तो केवल आपको एक दो वर्ड में इसका आंसर देना है। जो मैंने टॉन्सिल पढ़ाई था ना जिम में, उसका कार्य आप मुझे बताना है, कार्य बताना है आपको केवल, ठीक है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें भाई। और आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं कल ग्रसनी के साथ, फेरिंग्स के साथ, ठीक है भाई? ओके।